Okay. Next topic, geography in the classification of knowledge. इससे पहले पहली वीडियो देख लेना, 33 मिनट्स की है। सेकेंड वीडियो है ये, geography in the classification of knowledge. Knowledge can be broadly grouped as, obviously, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ फिजिकल साइंसेस है जिसको हम बेसिकली इनको हम नेचुरल साइंसेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी है, कुछ बायोलॉजिकल साइंसेज है, बॉटनी, जूलॉजी, कुछ सोशल साइंसेज है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज में फिलोसफी है, हिस्ट्री है, अप्लाइड साइंसेस में इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, इंटीग्रेटिव साइंस में फिर आता है जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। पिछली वीडियो देखी होगी, सब समझ में आ रहा होगा। ज्योग्राफी की क्या प्लेस है? बताया था मैंने कि ज्योग्राफी का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, डुअल नेचर है, राइट। ज्योग्राफी जो है वो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच में एक इंटीग्रेटिव इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज की तरह एक्ट करता है। हम उसके अंदर नेचुरल और ह्यूमन डोमेन्स, रेल्म्स, दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं। ये एक स्पेशियल डिसिप्लिन है जो स्पेस पे, लोकेशन पे, प्लेस पे, लैंडस्केप पे फोकस करता है, सिर्फ लॉज, सोशल और फिजिकल लॉज पे फोकस नहीं करता। कोरोलॉजिकल साइंस, इमैनुअल कांत ने इसको बोला था कोरोलॉजिकल साइंस। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है कोरोग्राफी और एक वर्ड होता है कोरोलॉजी। कोरो वर्ड का मतलब होता है एरिया और ग्राफी वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कोरो वर्ड का मतलब होता है एरिया एंड लॉजी वर्ड का मतलब होता है साइंस। जनरली ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अफ्रीका में रेड सॉइल पाती है, अफ्रीका का टेम्परेचर ऐसा है, अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल है, अफ्रीका में इतनी बारिश होती है, ये सब तो लाइक इतना बोरिंग सब रटने का काम। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अफ्रीका इक्वेटर के मतलब जो बेसिकली जो पास है, टेम्परेचर उसका वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, तो इसका मतलब बारिश ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो जो हमारे सॉइल है वहाँ पे पानी बहुत सारा ड्रेन आउट होगा, वहाँ से सॉइल लीच आउट करेगी और सिर्फ सॉइल में बचेगा आयरन। और जब आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड सॉइल है। तो ये एनालिटिकल तरीका हो गया। तो जोग्राफर्स चाहते हैं कि ज्योग्राफी एक कोरोग्राफी साइंस ना हो, एक कोरोलॉजिकल स्टडी हो। तो कांत ने इसको कोरोलॉजिकल स्टडी बोला है, स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन वही है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पाई जाती है। सिंपल ये ध्यान रख लो कि कोरोलॉजिकल साइंस है, यानी कि साइंस पे बेस्ड है। अब कोई भी चीज़ अगर मैं बोलूँ एक चीज़ साइंटिफिक है, तो एक चीज़ को मैं साइंटिफिक कब बोलूँगी, जब वो तीन चीज़ों को फुलफिल करता है। तीन चीज़ों को फुलफिल करता है वो, तब मैं एक चीज़ को क्या बोलूँगी कि वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है। क्या? कि उसके अंदर लॉज, कुछ मॉडल्स और कुछ थ्योरीज हैं। दूसरा, उसको कोई भी जो है इन लॉज, मॉडल्स और थ्योरीज को कोई भी इंसान टेस्ट कर सकता है। और जो ये लॉज, मॉडल्स और थ्योरीज है, इसको हम प्रिडिक्शन में और पोस्ट प्रिडिक्शन दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ज्योग्राफी की प्लेस जो मैंने बताया था आपको, एक फाइनमैन सर्कमफ्रेंस पढ़ने का, अगर वो देखा होगा गूगल पे तो ये समझ में आ जाएगा बहुत आसान, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी जियोलॉजी एंड मेट्रियोलॉजी से कनेक्टेड है। ह्यूमन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी इनसे कनेक्टेड है। टेक्निक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स से कनेक्टेड है। तो ज्योग्राफी एक नेचुरल और सोशल साइंसेस के बीच में एक ब्रिज है, एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिज है। दूसरा टॉपिक खत्म। तीसरा टॉपिक है रिलेशंस विद अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। अगेन, अगर फाइनमैन सर्कमफ्रेंस पढ़ा होगा तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फाउंडेशंस इन ज्योग्राफी वाले पेपर में, यूनिट 1 का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फाइनमैन सर्कमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी ज़रूर बनाना है, डेफिनेशन ज़रूर देनी है, स्कोप ज़रूर लिखना है, तो जो बोला है वो चीज़ ज़रूर करनी, ठीक है। अब रिलेशंस अगर देखें तो आपको पता ही है, जियोमॉर्फोलॉजी यूजेस जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ के क्रस्ट वगैरह को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी हम ये पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। मेट्रियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं, जो कि हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, जस्ट रीड इट वन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एक बार इसको रीड करो। मतलब ये अलग अलग डिसिप्लिन हैं, जियोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट,
बट जियोलॉजी का कुछ पार्ट हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट मेट्रोलॉजी का कुछ चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट। सिमिलरली इकोलॉजी की कुछ चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज अनदर सब्जेक्ट, उसका कुछ ना कुछ पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। एक बार इसको रीड कर लो फटाफट से। आई एम जस्ट रीडिंग इट, खुद से रीड करो, समझो क्या लिखा है। इट विल जस्ट टेक 2 to 3 minutes। जियोलॉजी में से हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? जियोलॉजी स्टडीज अर्थ की क्रस्ट एंड रॉक्स, एंड ज्योग्राफी स्टडीज लैंडफॉर्म्स एंड सरफेस प्रोसेसेस। एग्जाम्पल जियोमॉर्फोलॉजी यूजेस जियोलॉजी। देन मेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, इसके अंदर स्टडी ऑफ एटमॉस्फियर, और हम फिजिकल ज्योग्राफी इसको यूज करती है मेट्रोलॉजी को, राइट, टू एक्सप्लेन वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स इन मानसून फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल। फिर इकोलॉजी के अंदर वी स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, और ज्योग्राफी में भी हम बायोम्स और इकोसिस्टम्स को पढ़ते हैं स्पेसेस में। फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया। फिर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये सब पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में, राइट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी हम फिर ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज और ट्रेड और रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जैसे सीपीटी बताया था क्रिस्टॉलर का। सिमिलरली जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टॉलर की वो, और एक एग्रीकल्चर लैंड यूज थ्योरी जो है वो देखी थी। सिमिलरली एक इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी भी है, ठीक है। फिर सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एक सेकेंड, वॉन थ्यूनन की है वो एग्रीकल्चर वाली थ्योरी, ठीक है। Okay. Sociology and anthropology, study of human societies and cultures. Human geography examines their spatial organization. Example, cultural regions and tribal distribution. फिर political science के अंदर geopolitics, electoral geography, boundary studies, heartland theory है, electoral geography of India. History में historical geography explains how places evolve over time, evolution of Indian cities. यहाँ पे central place theory use कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, क्वांटिटेटिव टूल्स, स्पेशल डेटा एनालिसिस एंड मैपिंग। यानी कि सिंपली ज्योग्राफी बोरोज फ्रॉम मेनी साइंसेज बट गिव्स अ यूनिक स्पेशल परस्पेक्टिव। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि रिलेशन ऑफ ब्रांचेस, रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तो इसी तरीके की टेबल हमें क्रिएट करनी है, डिसिप्लिन लिखने हैं, उसका रिलेशन देखना है ज्योग्राफी के साथ, और एक एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट यूनिट 1 का जो 4th टॉपिक है, अब उस पे आते हैं। दैट इज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ये सारी हैं, यू नो दिस। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी तो दो ही है ना, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल में ये सब है, फिर ह्यूमन आगे सब डिवाइडेड है। फिर मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक रीजनल ज्योग्राफी का सेपरेट बनाया ना, अलग अलग रीजन की ज्योग्राफी, पर्टिकुलर एरिया की टेक्निक्स का, ये आ गया सिंपल। अब कुछ कोर कंसेप्ट है, प्लेस का मतलब बता दिया, स्पेसिफिक लोकेशन दैट इज मीनिंग टू पीपल, लोगों के जहाँ पे इमोशंस कनेक्टेड हैं, लोग उससे कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच करते हैं एक जगह से, एक लोकेशन से, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं है वो, कल्चरल इमोशनल सोशल सिग्निफिकेंस है उस जगह का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेस कहते हैं। डोरैन मैसी ने एक मीटिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिलेशंस बोला है प्लेस को, याद कर सकते हो इसको। डोरैन मैसी ने क्या बोला है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिलेशंस। दिल्ली एज अ प्लेस, दिल्ली एक लोकेशन भी है, दिल्ली एक लैंडस्केप भी है, दिल्ली एक प्लेस भी है, दिल्ली ऑब्वियसली लोकेशन भी है, दिल्ली को हम एक लैंडस्केप परस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है, कल्चरल आइडेंटिटी भी है, जोग्राफिकल लोकेशन भी है वो एक। फिर स्पेस बताया था ना अभी, यहाँ पे जनरली मेजर्ड, एनालाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड मैप्स एंड मॉडल्स, अभी बताया ना स्पेस की 3 चीज़ें, कि स्पेस को हम प्लेस से भी कंबाइन करते हैं, लोकेशन से भी, लैंडस्केप, वही चीज़ लिखना है। रीजन यानी कि अर्थ की सरफेस का एक पोर्शन जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है। फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन एंड परसेप्चुअल रीजन। इतना करने की जरूरत नहीं है इसको, बट ठीक है, समझ में आ गया। लैंडस्केप, आई टोल्ड यू द विजिबल एक्सप्रेशन, एंटायर विजिबल रियलिटी। कार्ल सॉयर, कल्चरल लैंडस्केप की बात करते हैं ऑब्वियसली, मतलब जब हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन एक्शंस हो रहे हैं, कार्ल सॉयर जो है ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन का कल्चर है उसके हिसाब से ह्यूमन के जो एक्शंस हैं वो हो रहे हैं। कल्चरल डिटर्मिनिज्म की ये कार्ल सॉयर बात करते हैं, लैंडस्केप में लिख सकते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मैन नेचर इंटरेक्शन बताया, ह्यूमन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया था, फिर ये पॉसिबलिज्म आया था, न्यू डिटर्मिनिज्म आया था। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक रेड्जल है, फ्रेडरिक रेड्जल, और एक सैम्पल, शी इज अ लेडी। जब इसको यूनिट 2 में डिटेल में करेंगे फिलहाल, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे वार्म क्लाइमेट्स मेक पीपल लेजी, उस टाइम पे ये चीज़ थी, ठीक है। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। मतलब एक थ्योरी दी थी ये,
कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो कूल क्लाइमेट्स में रहते हैं, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरली टू civilize the people of India or surrounding countries, surrounding areas basically of Asia. Why? Because they live in warm climates and because of that they are lazy. तो इसको हम इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? White man's border, right? फिर पॉसिबिलिज्म, ब्लाश, विडाल डेला ब्लाश, इन्होंने दी थी पॉसिबिलिज्म की इन्वायरमेंट पॉसिबिलिटीज करती है और ह्यूमन बींग्स अपने कल्चर और टेक्नोलॉजी और चॉइस के अकॉर्डिंग, कल्चर टेक्नोलॉजी और चॉइस के अकॉर्डिंग वो पॉसिबिलिटी को ग्रहण करता है। तो नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड मैन डिसाइड्स। फिर न्यू डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का एक मिडिल पाथ है कि इन्वायरमेंट लिमिट सेट करती है जिसके विद इन ह्यूमंस एक्ट करते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म का दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, वही ट्रैफिक पुलिस वाला कंसेप्ट कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जाना है, इन्वायरमेंट डिसाइड करती है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। फिर सिस्टम्स एंड मॉडर्न अप्रोच, सिस्टम एंड मॉडर्न अप्रोच भी एक अप्रोच है। यहाँ पे सिस्टम वर्ड जहाँ पे आ जाए या कहीं पर पॉजिटिविज्म दिख जाए तो इसको क्यूआर, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं देख के चलना, मतलब यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ों का बहुत दबदबा था, यानी कि जो लॉज हैं, मॉडल्स हैं, थ्योरीज है, ये बहुत ज़्यादा यूज हुई थी यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट फीडबैक लूप्स एग्जिस्ट। ओके, ये सब। अब रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल है ये जो है ना, ये मैं थोड़ा बेसिक बता रही हूँ फॉर यूनिट 2। ये सब यूनिट 2 में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिर्फ 2 ही नाम है, रेड्जल एंड सैंपल, और भी नाम लिखे। तो सिर्फ पॉसिबिलिज्म के फाउंडर का नाम है विडाल डेला ब्लाश। न्यू डिटर्मिनिज्म का तो सिर्फ इतना ही, कुछ नहीं है, बस शॉर्ट 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हुआ यानी कि पेड़ कट गए, सॉइल इरोजन होगा क्योंकि भाई रूट्स है ही नहीं सॉइल में, तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन। फ्लड्स होंगे, सॉइल इरोजन है तो यानी कि जब बहुत तेज बारिश आएगी तो वहाँ पे पानी रुक नहीं पाएगा, सॉइल है ही नहीं, रोड होगी, सॉइल के साथ साथ फ्लड्स आएंगी। ह्यूमन अडेप्टेशन, एफॉरेस्टेशन फिर लोग करेंगे उसको बचाने के लिए। तो ह्यूमन के एक्शंस जो हैं वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। और फिर जो ये इन्वायरमेंट का एक्शन है कि फ्लड आ गई, फिर ह्यूमन ने उसको क्या करा, ह्यूमन को अफेक्ट किया। तो वही है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। हम मेथोडोलॉजी फॉर ज्योग्राफी, ओके, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। अब बताया मैंने जस्ट कि भाई एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच है, रीजनल अप्रोच। इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो है भी नहीं सिलेबस में यूनिट 1 में, तो स्पेशली आगे देखेंगे इसको। मतलब बेसिकली कुछ अप्रोचेज होती है ज्योग्राफी को पढ़ने की, कई लोग पढ़ते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से, यानी कि उनकी जो स्टडीज है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन की तरह लगेगी। कईयों को होता है सिस्टमैटिक तरीके से, कि बिल्कुल साइंस की तरह से चीज़ों को बता रखा है। कई लोग बिल्कुल स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, हम बोल्ट और रिटर बिल्कुल पढ़ेंगे इनको, हम एनवायरमेंटलिज्म में आगे जो बताऊंगी तब पढ़ेंगे इस चीज़ को। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बताया जब प्लेस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हुआ था। ठीक है, टुआन और रेल्फ पढ़ेंगे इसको भी आगे। फिर बाद में फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी, ये सारा आगे पढ़ना है। रियलिज्म क्या है, एंटी रियलिज्म क्या है, सब चीज़ें, राइट। साइंटिफिक मेथड को पढ़ने के अप्रोचेज हैं, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक, सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन यूनिट 2। बस थोड़ा सा अगर ज़्यादा ही है तो इस चीज़ को इंटरनेट पर सर्च करें ना, बाकी यूनिट 2 में इसको करें। यूनिट 1 इतना बड़ा था नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं था। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जोग्राफी की स्कोप पता होना चाहिए, रेलेवेंस पता होना चाहिए। जो टॉपिक 1 है बेसिकली यूनिट 1 का, राइट, उसकी बात करें। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं ज़रा। नेक्स्ट इज कोर थीम्स इन ज्योग्राफी। ओके, तो लोकेशन, कोई जगह कहाँ पर है, प्लेस वैसी क्यों है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, मूवमेंट इन रीजन, कुछ नहीं है इसमें आज सच। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, नेचर समझ में आ गया, स्कोप पता लग गया, रिलेशन पता लग गए, ब्रांचेस पता लग गए, नॉलेज कहाँ पे उसकी प्लेस है, कोर कंसेप्ट, ये सारी चीज़ पता लग गई। इन जो ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये हार्टशोन, हैगेट, डेविड हार्वी और इमेनुअल कांत, ब्लाश, फ्रेडरिक रेड्जल, कार्ल सॉयर और ग्रिफिथ टेलर, इनको हम पढ़ेंगे आगे यूनिट 2। बेसिकली फाउंडेशंस इन ज्योग्राफी यूनिट 1 में सिर्फ यही है आपका, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से पक्का आएगा लिख देंगे हम इजीली। प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, मिक्स करके क्वेश्चन आएगा, इस पे कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा।
रिलेशन विद अदर ब्रांचेस एंड ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ये यूनिट 1 में है एंड ये बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने ये सारा बताया है, ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया यूनिट 2 का। ये सारा हम पढ़ेंगे कि एरिस्टोटेलिस ने टर्म किया था ज्योग्राफी, इमैनुअल कांट ने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस बोला है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत ज़्यादा मतलब हम्बोल्ट जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। इवन ही स्वैन इन दी अमेजोन रिवर जहाँ पे बोट नहीं जा सकती। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में। कार्ल रिटर हैं, फ्रेडरिक रेटजेल हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, विडाल डे लाब्लाश हैं, पॉसिबिलिज्म के फादर, रिचर्ड हार्टशोन है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक इन्होंने लिखी है, एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया है, पीटर हैगेट हैं, लोकेशनल एनालिसिस का कंसेप्ट इन्होंने दिया है, डेविड हार्वी हैं, रेडिकल जोग्राफर जो हैं ये, तुआन हैं, ह्यूमनिस्टिक जोग्राफी, सेंस ऑफ प्लेस इन्होंने दिया, डोरेन मैसी हैं, रीजनल कंसेप्ट ऑफ प्लेस, ग्रिफिथ टेलर है, न्यू डिटर्मिनिज्म, कार्ल सोयर है, कल्चरल लैंडस्केप, इनको तो नहीं पढ़ेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चंस मैंने बता ही दिए। सिमिलरली ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव स्पेशल साइंस दैट स्टडीज अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमनकाइंड, यूनाइटिंग नेचुरल एंड सोशल डायमेंशंस टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, प्रोसेसेस एंड इंटरलेशन इन स्पेस एंड टाइम. It is relevant, dynamic and applied, essential for understanding environment, resources, society and sustainable development. खत्म। यानी कि हमारी जो MA जियोग्राफी सेमेस्टर 1 इसका यूनिट 1 में जो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 थे, चारों टॉपिक डन है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 में आपका इन्वायरमेंटलिज्म, पॉसिबलिज्म, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, ज्योग्राफी एज साइंस ऑफ रिलेशनशिप्स, ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटेड साइंस, सिर्फ यही दो कंसेप्ट। तो इसके अंदर मैं आपको इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में, डिटर्मिनिज्म के बारे में और न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में कौन कौन से स्कॉलर्स थे उसके बारे में बताऊँ। तो यूनिट 1 इज डन, यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो।